क्या आप जानते हैं कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो दाऊद को उसके घर में घुस के मार चुका था। आज का वीडियो इस व्यक्ति के ऊपर आधारित है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन था। ये घटना साल 1981 की है। कालिया एंथनी का एक मुसलमान महिला के साथ प्रेम संबंध था। उनका ये रिलेशन काफी गहरा था, मगर उस महिला को सत्यवान पांचाल नाम के एक व्यक्ति ने छेड़ दिया। शायद वो नहीं जानता था कि वो कालिया एंथनी की सेटिंग है। जब ये बात कालिया एंथनी को पता चली तो उसने अपने एक साथी एग्रियस प्रोटिनो को अपने साथ लिया और सत्यवान पांचाल के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। वो सीधा दफ्तर में घुसा तो उसे देखकर सत्यवान पांचाल की हवा टाइट हो गई। वो समझ गया कि ये कौन है और यहाँ क्यों आया है। वो अपने दफ्तर से निकलकर सड़क पर भागने लगा। उसके पीछे कालिया एंथनी और इग्निशियस पोंटिनो अपने हाथों में चापर लेकर उसका पीछा कर रही थी। मौका मिलते ही उसके ऊपर वार भी कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि सत्यवान पांचाल के हाथ और पैर में चोट लग गई थी और बहुत ही बुरी कंडीशन में भी। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जिस जगह पर वो भागते हुए पहुंचा वहां पर ऑटो रिपेयर किए जाते थे। वो जगह पुलिस स्टेशन से केवल 150 मीटर की दूरी पर थी। सबके सामने उस व्यक्ति के ऊपर 38 वार किए गए। लगभग 1 घंटे तक वो तड़पता रहा और फिर ईश्वर को प्यारा हो गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। दिन दहाड़े हुई हत्याकांड का कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। कुछ ऐसी थी कालिया एंथनी की दहशत। इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के खूबसूरत समुद्री तट से। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उसके दादाजी तमिलनाडु के समुद्री तट से लगे एक गांव में समुद्री किनारे पर घास का व्यापार करते थे। इस व्यक्ति का नाम था एंथनी कालिया। इसकी फैमिली ने हिंदू रिलीजन को छोड़कर क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। कालिया एंथनी के पिता का नाम मैरीदास श्री अप्पा और माता मैरी वीरा स्वामी जान थी। कालिया को मिलाकर ये 5 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाइयों के बीच एक बहन थी। इनके बड़े भाई की उम्र जब 15 वर्ष की थी उसी समय इन बच्चों की मां मैरी वीर स्वामी जॉन की मृत्यु हो गई। कालिया के पिता मैरीदास श्री अप्पा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम एलिजाबेथ मैरीदास श्री अप्पा था। दूसरी शादी से इनको 6 बच्चे और हुए, जिनमें 4 बेटियां थीं और 2 बेटे। इस प्रकार कालिया की फैमिली में माता पिता के अलावा 6 भाई और 6 बहन थे। कालिया की सौतेली मां एलिजाबेथ ने सभी बच्चों को बराबर का प्यार दिया और एक बराबर उनका पालन लालन किया। कालिया का बड़ा भाई रॉबर्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था, इसलिए वो मुंबई चला गया और वहां कागज से संबंधित कुछ काम करने लगा। इसके थोड़े समय बाद कालिया एंथनी भी मुंबई पहुंच गया और वो अपने भाई के पास रहकर काम धंधे की तलाश करने लगा। आगे चलकर वो मुंबई के खार इलाके में स्थित रेलवे कॉलोनी में रहने लगा, जहां उसके कुछ जान पहचान के लोग भी रहा करते थे और ये कहा जाता है कि बस यहीं से उसके लिए अंडरवर्ल्ड के दरवाजे भी खुल गए। दरअसल कालिया एंथनी उन लोगों में से नहीं था जो मारपीट सहन कर जाएं और चुप रह जाएं। उसका स्वभाव इसके उलट था और इसका यही स्वभाव धीरे धीरे उसके नाम को जुर्म की दुनिया में बड़ा करता चला गया। इसी दौरान उसकी दोस्ती अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों के साथ हो गई। जुर्म की दुनिया में उसे कालिया नाम मिला। उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि आम आदमी उसे देखकर ही घबरा जाता था। दरअसल कालिया शरीर से हट्टा कट्टा था। उसकी आंखें अक्सर लाल रहा करती थी। रंग उसका पूरी तरह से काला था और घुंघराले बाल उसके चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना देते थे। दारू के अड्डे वाले हों या फिर दुकानदार उसे देखकर अपना दरवाजा ही बंद कर लेते थे। साल 1972 और 73 के दौरान कालिया एंथनी को एक मुसलमान लड़की से प्यार हो गया। वो लड़की उससे उम्र में काफी छोटी थी और इससे भी बड़ी बात यह थी कि कालिया की फैमिली को यह रिश्ता मंजूर ही नहीं था। फाइनली इन दोनों का यह रिलेशन 2 सालों तक चलता रहा। आगे चलकर इसके ही इलाके की रहने वाली एक दूसरी लड़की को कालिया से प्यार हो गया। ये लड़की थोड़ा मैच्योर थी और नजदीक के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई कर चुकी थी। आगे चलकर कालिया एंथनी और इस लड़की के बीच रिलेशन गहरे होते चले गए और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों के 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 1 लड़की। साल 1978 तक कालिया पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में रम गया था। अब वो अवैध वसूली करने लगा था, ना देने वालों के साथ मारपीट करने लगा था। इसके अलावा दूसरे अपराध भी वो करता रहता था। उसके गैंग में यंगस्टर्स रहा करते थे, जिनमें जोसेफ जॉनी, फ्रांसिस प्रोटीन जैसे लोग रहा करते थे। एक बार एक व्यक्ति ने एंथनी को पैसा देने से मना किया, जिसके बाद पैसे देने से मना करने वाला व्यक्ति पुलिस के एरिया में था। तभी एंथनी के ही एक आदमी जॉनी फ्रांसिस ने उस व्यक्ति के ऊपर तेजाब से भरा हुआ एक ड्रम ही पलट दिया। साल 1979 तक एंथनी ने मुंबई में अपना इतना नाम बना लिया था कि आप तो उसके पास अंडरवर्ल्ड के बदमाश भी अपने साथ जुड़ने का प्रपोजल लेकर आने लगे। स्पेशली वर्धा राजन मुदलियार यानी कि वर्धा भाई ने उसे अपने साथ जुड़कर काम करने का ऑफर किया, लेकिन कल एंथनी को यह मंजूर नहीं हुआ। उसने मना कर दिया।
इसके बाद कालिया एंथनी को बड़ा राजन ने अपने साथ मिलाना चाहा, लेकिन इसने उसको भी मना कर दिया। आगे चलकर एसीपी संजय परांदे ने कालिया पर 3rd डिग्री टॉर्चर अप्लाई किया। उसे 15-15 दिन के लिए रिमांड पर लिया और इतना पीटा कि उसकी जगह कोई और होता तो पुलिस के सुर में सुर मिलाने लगता। लेकिन कालिया ने मुंह तक नहीं खोला। 1 महीने तक मार पिटाई खाने के बाद भी कालिया ने कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे मत मारो, और न ही उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। पुलिस जब उससे कोई जुर्म कबूल नहीं करवा सकी तो फाइनली उसका इलाज करवाया गया और फिर से कोर्ट में पेश कर दिया गया। कोर्ट की तरफ से उसे छोड़ दिया गया। कव्वाली का शौकीन कालिया एंथनी हर साल मुंबई के खार ईस्ट में कव्वाली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया करता था। एक बड़े से मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में उस समय का अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान आया करता था। एक्चुअली इस पूरे कार्यक्रम को हाजी मस्तान की तरफ से परमिशन और सिक्योरिटी दोनों ही मिलती थी। कालिया एंथनी हाजी मस्तान की पर्सनैलिटी को पसंद किया करता था। कालिया अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था। आगे चलकर उसकी दोस्ती बसा राज से हुई। इसके बाद इस दोस्ती में सुभाष सिंह ठाकुर और फ्रांसिस्को की भी एंट्री हुई। एक्चुअली में बसा राज अन्ना दूध का व्यापार किया करता था और सुभाष सिंह ठाकुर उसके साथ इस व्यापार में लगा हुआ था। दोनों के बीच भाई भाई का संबंध हुआ करता था और इसी संबंध में कालिया एंथनी की भी एंट्री हुई। इन दिनों कालिया एंथनी जुर्म की दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। आगे चलकर बसा राज अन्ना कालिया एंथनी की बहन से शादी कर लेता है और ये दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाती है। सुभाष सिंह ठाकुर बसा राज को अपना उस्ताद मानता था। आगे चलकर एंथनी कालिया हाजी मस्तान के टच में आ जाता है और वो उसके लिए काम करने लगता है। एक बार कव्वाली के प्रोग्राम में हाजी मस्तान और एंथनी कालिया स्टेज पर मौजूद थे। कव्वाली का प्रोग्राम एकदम मस्त चल रहा था और इसी दौरान पब्लिक के बीच सामने बैठे लोगों में से एक व्यक्ति बेहुदी हरकतें करने लगा। ये देखकर हाजी मस्तान को काफी गुस्सा आया और इस बात को एंथनी कालिया ने भी नोटिस किया। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब हाजी मस्तान ने एंथनी कालिया को इशारा किया और इस इशारे का असर ये हुआ कि उस व्यक्ति की उसी रात मौत हो गई। कालिया एंथनी के हाथों ये पहली हत्या का ये पहला मामला था। इसके बाद साल 1981 में जो घटना घटी उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें कालिया एंथनी ने सत्यवान पांचाल से अपनी मुस्लिम प्रेमिका के साथ की गई छेड़छाड़ का बदला उसे दिन दहाड़े मार कर लिया था। भले ही इस घटना का कोई आई विटनेस सामने ना आया हो, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कालिया एंथनी, इग्निशन प्रोटिनो और सुंदर के खिलाफ केस फाइल कर दिया था। अब वो इन लोगों की तलाश कर रही थी। ये सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस के एक पंटर ने उसे जानकारी दी कि कालिया एंथनी गुजरात के वलसाड के पार्टी कस्बे में स्थित एक फार्म हाउस में छुप कर रह रहा है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई। उसके लिए चारों तरफ से घेरा डाला गया, लेकिन कालिया एंथनी इतना चालाक था कि पुलिस को चकमा देकर खेतों के रास्ते से भाग गया। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को कालिया के बारे में दूसरा इनपुट मिला, जिसमें बताया गया कि कालिया एंथनी कर्नाटक के गुलबर्गा में अपना हुलिया बदल कर रह रहा है। पुलिस ने एक बार फिर कालिया एंथनी के अगेंस्ट फील्डिंग लगाई और भेष बदलकर उसके आने का इंतजार करने लगी। कालिया एंथनी इस बात से अनजान था। जैसे ही वो वहां आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया और उसे सीधे बाय रोड मुंबई लाया गया, जहां से उसे मुंबई की ऑथर रोड जेल में भेज दिया गया। वहां पर कालिया धोनी की मुलाकात मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े अपराधियों से हुई। इन्हीं लोगों में करीम लाला का भतीजा समद खान भी था। इन दोनों की जान पहचान होती है और इसके बाद एंथनी कालिया की हुकूमत जेल में भी चलने लगती है। वो जेल में रहकर एक्सटॉर्शन का रैकेट शुरू कर देता है। जेल में जब भी कोई पैसे वाला व्यक्ति अंदर आता था तो एंथनी कालिया उसे डरा धमका कर पैसे वसूल किया करता था। जब ये वसूली जरूरत से ज्यादा होने लगी तो एक वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और कालिया को सीधे नागपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि उसने नागपुर जेल में भी अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चालू कर दिया था। इसके बाद अक्सर नागपुर से एंथनी कालिया को ट्रेन के रास्ते पेशी पर लाया जाता था। कहते हैं कि एक बार जब गार्ड एंथनी कालिया को नागपुर से मुंबई पेशी के लिए लेकर आई तो उन्हें बीटी स्टेशन पर उतरना था, लेकिन एंथनी कालिया गार्ड को दादर स्टेशन पर उतरने के लिए राजी कर लेता है। वो उन्हें लेकर खार वाले अपने घर पर जाता है। नागपुर जेल में एक्सटॉर्शन के जरिए उसने जो पैसा इकट्ठा किया था वो उसे अपने घर पर दे देता है। कहते हैं कि इधर बाहर के कमरे में बैठकर गार्ड चाय पी रहे थे और पुलिस वालों को दरवाजे के भीतर लॉक करके एंथनी कालिया अपने घर से ही फरार हो गया। इस घटना के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अगले दिन कालिया एंथनी को कोर्ट में पेश करना था और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कालिया एंथनी को दोबारा अरेस्ट करना। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी थी और कालिया एंथनी का सुराग लगाया जा रहा था। पुलिस को यह जानकारी मिली कि कालिया एंथनी जुहू के पास कोलीवाड़ा में मौजूद है। कालिया एंथनी की ये स्टोरी आगे भी जारी रहेगी, मगर हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो बिना किसी रुकावट के देख सके। पुलिस आधी रात को जुहू के कोलीवाड़ा इलाके पर रेड डालती है और कालिया एंथनी की तलाश शुरू करती है।
पुलिस की इन्फॉर्मेशन सही साबित हुई। कालिया एंथनी को यहीं से गिरफ्तार किया गया और फिर उससे अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के लिए अच्छी बात यह रही कि कालिया एंथनी जैसे खतरनाक मुजरिम के भागने के बाद केवल 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। कालिया एंथनी के पिता की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद कहा जाता है कि उसका झुकाव एक बार फिर हिंदू रिलीजन की तरफ होने लगा। वो अपने क्षेत्र में गणपति जी की स्थापना किया करता था और 10 दिन तक गणपति महोत्सव मनाया करता था। साल 1981 में जब एंथनी ने सत्यवान पांचाल की हत्या की थी, उस समय गणपति जी का चौथा दिन था। उसने अपने क्षेत्र में गणपति जी को बैठा करके रखा था, उनकी पूजा पाठ किया करता था और इसी बीच उसने सत्यवान पांचाल हत्याकांड भी कर दिया। इसकी वजह से उसे गणपति जी की पूजा और उनके उत्सव को बीच में ही छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन गणपति जी के उत्सव के बारे में ये बात कही जाती है कि उनकी पूजा पाठ को इस तरह बीच में छोड़कर जाना ठीक नहीं होता। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए मुंबई बांद्रा पुलिस की टीम आगे आई और वो खुद ही सुबह शाम गणपति जी की आरती किया करती थी, लोगों को प्रसाद बांटा करती थी। पुलिस की टीम बाकायदा शिफ्ट बनाकर गणपति जी के पंडाल में रहा करती थी। 11वें दिन पूरे विधि विधान से गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। लोगों के बीच पुलिस के इस काम की काफी तारीफ हुई। साल 1983 में एंथनी का भाई अल्बर्ट उसके धंधे में एक्टिव हो गया। अब एंथनी के बदले वही अब वसूली और दूसरे धंधों का सारा काम देखा करता था। अल्बर्ट के मांगने पर जो भी कोई पैसा नहीं देता था वो उसके साथ बुरी तरह मारपीट किया करता था। अल्बर्ट ने जिन लोगों के साथ मारपीट की उनके साथ एक साथी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अल्बर्ट से बदला लेने के लिए बाकायदा प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद का घटनाक्रम अगली सुबह का है। 11 बजे अल्बर्ट जब खार ईस्ट के एक रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता कर रहा था, इस समय वहां पर 8 से 10 लोग आए। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। इन लोगों के इरादे का अंदाजा लगाकर अल्बर्ट समझ गया कि आज उसका गेम बजने वाला है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पिछला दरवाजा तो बंद था। इसके बाद वो किचन में फंस गया और भाग नहीं पाया। उसे मारने वाले किचन में आ गए। उन सभी ने अल्बर्ट को घेर लिया। उसे टेबल पर बीचों बीच लेटाया गया, फिर चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर धारदार हथियारों से तब तक वार किया गया जब तक कि वो मर नहीं गया। इस घटना से अल्बर्ट के परिवार वालों को बड़ा झटका लगा। विशेष रूप से कालिया एंथनी को जबरदस्त शॉक लगा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अल्बर्ट के साथ ऐसा हो भी सकता है। अब वो अल्बर्ट की हत्यारों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दरअसल कालिया एंथनी और दाऊद इब्राहिम के बीच तनातनी चल रही थी, इसलिए एंथनी को शक था कि अल्बर्ट की हत्या में दाऊद इब्राहिम का हाथ हो सकता है। जेल में कालिया एंथनी और दाऊद के बीच झगड़ा भी हो चुका था, लेकिन अभी ये शक यकीन में नहीं बदला था। एंथनी का शक वर्दा भाई पर भी सकता था, क्योंकि उसने वर्दा भाई के हथियारों की खेप को लूट लिया था और फिर उन हथियारों को लोगों में बांट दिया था। लोगों को हथियार देने के इस कांड के बारे में जब वर्दा भाई को पता चला तो उसे काफी गुस्सा आया और वो एंथनी से बदला लेना चाहता था, लेकिन बीच में हाजी मस्तान आ गए और उसने दोनों के बीच सुलह करा दी। इस समझौते के दौरान कल एंथनी को 4 लाख रुपए वर्दा भाई को देना पड़ा था। कहते हैं कि आगे चलकर एंथनी में ये पता लगा लिया था कि अल्बर्ट को दाऊद इब्राहिम ने ही मरवाया है। इस कंफर्मेशन के बाद एंथनी दाऊद इब्राहिम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम पठान गैंग के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहा था और वो अपनी सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम करके चलता था। एंथनी ने अपने साथ ताहिर कुदरती, बाटली बाबा और सुभाष ठाकुर के साथ कुछ लोगों को घेर लिया और एक दिन दाऊद इब्राहिम के घर पर धावा बोल दिया। दाऊद इब्राहिम उस समय घर में नहीं था। गुस्से में एंथनी और उसके साथियों ने दाऊद इब्राहिम के घर में काफी तोड़फोड़ मचाई, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने कालिया एंथनी की हरकत को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान समद पठान को मारने की प्लानिंग में था। साल 1984 में समद पठान को मारने के बाद दाऊद इब्राहिम ने देश छोड़ दिया और वो दुबई चला गया, लेकिन उसके दिमाग से अपने दुश्मनों की लिस्ट नहीं निकली थी। अब वो एक एक करके सभी दुश्मनों से निपटने की तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ कालिया एंथनी भी दाऊद को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जब दाऊद दुबई चला गया तो उसने अपने एक आदमी मदन चौधरी को दुबई भेजा ताकि दाऊद का गेम बजाया जा सके, लेकिन उस समय दाऊद दुबई में नहीं था, बल्कि वो तो किसी काम के सिलसिले में कीनिया में मौजूद था। इसके बाद कालिया एंथनी ने कीनिया में अपने कनेक्शन यूज किए। इस काम में ढोलकिया ब्रदर्स ने भी उसे हेल्प की। उसने दाऊद को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया ताकि वो दाऊद को टपका सके, लेकिन समय रहते दाऊद को पता लग गया। वो समझ गया कि कालिया एंथनी पक्का उसका गेम बजा डालेगा, इसलिए वो तत्काल कीनिया से निकलकर पाकिस्तान के कराची शहर में पहुंच गया। इसके बाद कालिया एंथनी और दाऊद इब्राहिम में मंडोली की कोशिश हुई, लेकिन ये समझौता केवल दिखावे का था। दाऊद इब्राहिम अच्छी तरह से जानता था कि जब भी मौका मिलेगा कालिया एंथनी उसकी गर्दन उतार देगा। दूसरी तरफ कालिया एंथनी अपने भाई की मौत को नहीं भूल पा रहा था। वो दाऊद से उसका बदला लेना चाहता था।
कालिया एंथनी की मौत से जुड़ी कुछ बातें सामने हैं। साल 1985 में पुलिस कालिया एंथनी को पेशी पर लेकर आई थी। उस समय उसकी सिक्योरिटी में पुलिस का एक हवलदार भी था जो अक्सर उससे गाली देकर बात किया करता था। एक बार कालिया एंथनी को उस पर गुस्सा आया और उसने उस हमलावर की छाती पर लात दे मारी। वो हमलावर जमीन पर गिर गया, लेकिन इस घटना के बाद चौकी इंचार्ज अनिल तड़पड़े ने अपने हायर ऑफिसर से बात की। अब पुलिस के दिमाग में कालिया एंथनी के एनकाउंटर का कीड़ा कुलबुलाने लगा। अगली बार कालिया एंथनी को जब पेशी पर लाया गया तो पुलिस उसके एनकाउंटर का मन बना चुकी थी। उस हमलावर ने पहले की तरह कालिया एंथनी को गालियां दी और जब कालिया एंथनी को गुस्सा आया, इसके पहले कि वो कुछ कर पाता, चौकी इंचार्ज अनिल तलपड़े ने कालिया एंथनी के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद एंथनी का गेम ओवर हो गया। आगे चलकर पुलिस ने इस कांड को कवर करने के लिए ये थियरी सामने रखी कि कोर्ट से हियरिंग के बाद जब कालिया को लेकर आया जा रहा था तो कोर्ट की छत से सोडा वाटर की बोतल फेंकी गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई और कालिया एंथनी ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई और कालिया एंथनी की मौत हो गई। जबकि इस मामले में कालिया के परिवार वालों का कहना था कि जब सोडा बोतल फेंकी जा रही थी तो कालिया एंथनी दौड़कर पुलिस वैन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गोली मार दी। हालांकि इस मामले में यह भी कहा जाता है कि इस एनकाउंटर में भी दाऊद इब्राहिम का हाथ था। आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको बताने कि कालिया एंथनी के मरने के बाद उसके दोस्त सुभाष सिंह ठाकुर ने कालिया के परिवार को लंदन में सेटल किया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का इंतजाम किया। आज की तारीख में कालिया एंथनी का एक बड़ा बेटा डॉक्टर है, बेटी की शादी हो चुकी है और दूसरा बेटा भी पढ़ाई कर रहा है। उसकी पत्नी मीरा ने कालिया के साथ साथ अपने परिवार से भी कोई मतलब नहीं रखा, केवल बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया। सुभाष ठाकुर ने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने तक उनका पूरा साथ दिया और वही वादा उसने अपने दोस्त कालिया एंथनी से भी किया था। भले ये दोनों क्रिमिनल रहे हों, लेकिन इस दोस्ती के मामले में आप इनको कम से कम 1 लाइक तो दे ही सकते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।